हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुइन। मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और विषय कौन सा रहेगा? विषय है आपका मैथ क्लास 10th का 2024 और 25 का। और इकाई अपन पढ़ने वाले हैं कौन सी? 1.1। कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। वैसे तो 1.1 के ज़्यादातर सवाल इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि वो छोटे छोटे सवाल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद। चलिए कर लेते हैं अपन सवाल। अब जो देखिए ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे सवाल इनमें से हैं जो पेपर में ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं। जैसे इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें से बहुत सारे मैंने यहाँ पर करवाए हैं, ठीक है। तो उसमें कोई सा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कौन सा करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है सबको इसमें होगी क्योंकि ये सब सिंपल हैं, ठीक है। ये सब सिंपल हैं, सब कर सकते हैं। एक इसमें और एक इसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो अपन कर लेते हैं कौन सा सवाल। ये 4th नंबर का सवाल ये रहा। ये बहुत इजी है। इसको क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड मतलब कि गुणनखंड करना है, ठीक। ध्यान रखना आप। तो क्या करना है, ये लिखा आपने, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखो ये आपने किया, ये किया आपने। यहाँ पे ये नंबर लिख दिया सबसे पहले तो आपने, ठीक। फिर ऐसे लाइनें खींच ली, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपको 2 नंबर का भाग लगा कर देखना है। फिर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का लगा के देखना है। नंबर कोई से भी हो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 का लगाना है, 2 के बाद 3 का लगाना है, फिर 5 का लगाना है, फिर 7 का लगाना है। इस टाइप से आपको यहाँ पर लगाते चले जाना है भाग, ठीक। तो आपका क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, ठीक है। 2 का लगाओ, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, ऐसी विषम संख्याएं आ जाएंगी फिर तो। पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। अगर नहीं जा रहा है तो फिर 3 पे बात करेंगे, फिर 3 से नहीं जा रहा है तो फिर 5 से, 5 से नहीं जा रहा है तो फिर 7 से। इस टाइप से अपन देते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने 5 से दिया। क्यों दिया? क्योंकि 5 पीछे का अंक कैसा है? विषम है और 5 है, तो 5 से ही जाता है, ये आपको पता है, ठीक। तो 5 से करा आपने तो 5 एकम, इसमें लगाया 5 में तो 5 एकम 5, ये 2 जीरो यहाँ पे आ गई, 5 एकम 5। फिर 7 से किया तो अब 7 से 1 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो कितने मानेंगे इसको हम? 10 मानेंगे, तब तो चला जाएगा ना। तो 7 10 एकम 10, ठीक है। कितने बचे? 3 बचे। एक ये था 0, कितने हो गए? 30 हो गए। फिर 4 से लगाया, 7 चौको 28 है ना। फिर 2 बचे तो कितने होगा? 21, और 7 ती 21, तो ये 3 आ गया आपका, ठीक है। अब ये आ गया आपका कितना? 141। अब 141 आपका आ गया, तो अब आपको क्या करना है कि ऐसा डिवाइड करना है नंबर से जो 143 से भाग चला जाए। अब 143 किस में आता है? अब आपको बताना पड़ेगा आपको। 7 के बाद आपको 9 से बात करना पड़ेगी, 9 के बाद 11 से बात, तो 11 में चला जाएगा। कितने बार आता है ये आपको पता है? 13 बार आता है, ठीक है। 13 बार आता है, ठीक। उसके बाद अब 13 तो आपको पता ही है क्योंकि 13 का पढ़ा खुद 13 में ही आता है, तो 1 बार हो जाएगा। अब क्या करना है उसके बाद आपको? ये करने के बाद आपको फिर ये लिखना है, ऐसा इस टाइप से आपको ये लिखना है। कैसा लिखना है कि पूरा नंबर लिख दो, ठीक है। नंबर लिखने के बाद यहाँ पर उसका लिख दो 5 बार गया, 7 बार, 11 बार और 13 बार। ये जो कंडीशन आपने कर दी, ये क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड आपके कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये क्या कहलाते हैं? आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड पूछे वो तो आपको ये करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक सवाल आप कोई सा भी कर सकते हो और मैंने ये स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके भी आप इनका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सवाल वही सेम टाइप के हैं। एक सवाल ये भी आया था पिछली बार, इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी, ठीक। इसको करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूर्णांकों के, ठीक। और जांच कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल ठीक है, गुणनफल है। ये आपको ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है आपको 26 और 91। 26 और 91 दिया, तो 26 किसका गुणनखंड होता है? तो 26 के गुणनखंड होते हैं 2 के साथ, मतलब 13 का गुणनखंड होता है 26। 13 दूनी 26। और 91 91 का कितना होता है आपका? अगर 13 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 91 जाता है आपका सवाल। अब इसको करना कैसा है? तो आपको ये नीचे का जो दिख रहा है ना, इसको बाद में करना है। सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड आप खंड करोगे
तो आपने यहाँ लिखा 26। अब 26 में आप करोगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे कि 2 से स्टार्ट करना है, तो आपने 2 से करा तो 2 एकम 2, इसमें भाग लगाया तो 3 बार, और फिर 13 एकम 13। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। तो कितने इसके कितने गुणनखंड कितने बन गए, 2 × 13। फिर इसका 91 का किया आपने, किसका करा, 91 का आपने गुणनखंड किया। तो 91 का आप जैसे गुणनखंड करोगे तो आपने सबसे पहले 2 से दिया तो जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा है। 3 से दिया तो 3 एकम 3, इसमें 3 3 का 9, तो इसमें तो जा रहा पर 1 में नहीं जा रहा, तो 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर ठीक है, तो 2 से भी नहीं गया, फिर 3 से भी नहीं गया, फिर 5 से जाएगा क्या, 5 एकम 5, 6 7 8 9, तो नहीं जा रहा है। ठीक, उसमें भी नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 5 के बाद किससे जाएगा, 7 से जाके देखो, 7 से जा रहा है क्या, जा रहा है भैया। किससे जा रहा है, 7 एकम 7। ठीक, 7 एकम 7 जा रहा है, और 2 बचे, तो ये कितने हो गए आपके, 21 हो गए, 7 21, 13 एकम 13, एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों की आपने गुणनखंड देखे, तो इन दोनों गुणनखंड देखने पे आपको सबसे बड़ा कौन दिखा, तो आपको यहाँ 13 दिखे, तो यहाँ पर जो एचसीएफ है ना वो कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन, और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा मल्टीपल उसका। ठीक, तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन है इसका, तो सबसे छोटे कौन कौन है आपके, तो इसको निकालने का तरीका ऐसा होता है कि 2 हो गया, ठीक, और 7 हो गया, और यहाँ पर जो दोनों आए थे ना, इन दोनों में से एक कॉमन आपको लेना है, मतलब 13 ले लिया, और इनका सबका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कितना आ गया, 182 आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, अब उसने क्वेश्चन आपसे ये कहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ लिखो, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख दिया, और 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि एक ये संख्या और एक ये संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया। ठीक, कर दिया। एक ऊपर तो ये इन्होंने लिख के बताया है आपको, अगर आपको स्टेप नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, मगर अगर करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे अपन, तो 26 और 91 का गुणनफल करा तो ये आ गया 2366। और अगर आप उन 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ और एलसीएम, उसने यहाँ पर जो कहा है आपसे क्वेश्चन में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का आप जब गुणाकार करोगे तो कितना आ रहा था आपका, 2366 आ रहा है। ठीक, अगर आप इनका 13 का और जो इसका एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी कितना आएगा आपका, 2366 आएगा। ठीक, तो ये इसलिए कहना चाह रहा था। समझ में आया आपको सवाल? ठीक, नहीं आया तो इसको दोबारा से आप देखना अच्छे से। ठीक है, ये उसका एक और है, ये आप करना। ठीक है, उसका ये तीसरा भी है, इसको भी आप करके देखना। अब आता है एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक, क्या क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना याद होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता है, अभी आप मैंने निकाल के बताया उसी टाइप से आपको निकालना है, बस इसमें ये करना रहता है एलसीएम और एचसीएफ। जब वो सिंपल पूछता है आपसे तो आपको हर नंबर दिया रहेगा, जैसे कि एक नंबर दिया है आपको 12, एक नंबर दिया है आपको 15, एक नंबर दिया है 21। अब जो आपको नंबर दिए हैं मतलब संख्याएं दी हैं, इनकी अलग अलग करके आपको निकालना है। अब निकालना कैसे है, जैसे आपको 12 दिया, यहाँ लिखना है 12 और ऐसे लाइनें खींचना है। अब 12 लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से लगा के देखना, 2 से नहीं जाए तो 3 से, 3 से नहीं जाए तो 5 से, 5 से नहीं जाए 7 से, 7 से नहीं जाए तो 9 से, 9 से नहीं जाए तो 11 से, और ऐसे देते आपको विषम संख्याओं का इंटरलेट करते चले जाना है। ठीक, समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, ये 12 है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से अब यहाँ पर भाग दे के चले, तो 2 से करा, 2 छक्के 12, अभी सम संख्या आ गई, 2 से चली जाएगी, 2 से करा तो कितना हो गया आपका, 3 बार चला जाएगा। फिर अब 2 से जा नहीं रहा तो दूसरी संख्या कौन सी होती है, 3, तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, और ये गुणनखंड करने के बाद यहाँ लिख दो, और पेपर में आपको यहाँ सामने से करना है। ठीक है, और वहाँ पे करके आना आप साइड में, और ये जो रफ कार्य करना वो रफ कार्य की पेज की कॉपी पे करना पीछे। अब यहाँ आया 12, 2 आया, यहाँ पर 2 के जोड़े 2 लिख दिए, फिर एक 3 लिख दिया। ठीक, ये लिख दिया आपने। अब क्या करोगे आप, अब आपको कौन सा निकालना है, 15 का, तो अब यहाँ 15 लिखो। अब 15 लिखा आपने, जैसे ही 15 किस किस से जाएगा आपको पता है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। ठीक है, चला जाएगा 3 से, 3 5 15, और फिर 5 से तो अब फिर 5 ही से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 5 का 5, तो ये इसने लिख दी 15 के सामने। ठीक है, उसके बाद कौन है, 21 है, तो 21 लिखो। देखो 21 कौन लिखा जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 30 आते 21 और 7 एकम 7।
ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया, तो यहाँ लिख दिए 7। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा भैया तुमने ये तो निकाल लिया, अब HCF बताओ। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अभी अपन ने क्या किया था कि वहाँ उस वाले सवाल में ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर 2 नंबर दिए थे आपको 26 और 91, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन था, तो इन दोनों में बड़ा 13 था, तो अपन ने क्या करा था HCF यहाँ पर 13 ले लिया था। अब यहाँ पर इसमें 3 लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखे हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है, और 3 × 5 और 3 × 7। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप ऐसे इनमें से तीनों में से आपको निकालना पड़ेगा। अगर एक सा सेम होता तो फिर आप निकाल लेते, अब अलग अलग है, अब अलग अलग है तो आपको निकालना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसा है। तो जब बहुत सारे होते हैं या जब वो 3 संख्याएं देता है या जब वो अलग से पूछता है, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है, अगर इस टाइप से पूछता है तो फिर अपन ये देखते हैं कि तीनों नंबरों में कॉमन नंबर कौन है। तो कॉमन नंबर कौन है, आपको कौन दिख रहा है कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर आपको कौन दिख रहा है, कॉमन नंबर ये दिख रहा है 3, ये देखो ये आपके कॉमन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो कॉमन नंबर दिखाई दिए तो वो जो क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। अब LCM कैसे निकालना है, LCM इस प्रकार से निकलेगा अब आपका कि सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये दोनों है ना, तो ये दोनों लिखना है, ठीक, दोनों लिखना है। उसके बाद आपने ये सब में से जो तीनों जो बनाया है ना, ये तीनों का, इन तीनों में से एक 3 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ले लिया कॉमन, ठीक है। तीनों का एक लिखना है एक बार। यहाँ पर ये 5 बचा था तो 5 लिख लिया, यहाँ पर ये 7 बचा था तो यहाँ पर 7 लिख लिया। आगे समझ में, मतलब ये कहना का है कि आपको इनमें से सब में से कॉमन जो कॉमन है लिखना है। सबसे पहले तो 3 लिख लिया और जो ऊपर से 2 बचे थे तो दोनों लिख लिए, 5 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया। इनका मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना आ गया, 420 आ गया। अब 420 आ गया, अब अगली स्टेप जो है ना, वो अगली स्टेप कैसी है, वो अगली स्टेप ऐसी है आपकी कि यहाँ पर जो 2 थे ना तो 2 का वर्ग कर दिया, 3 का कुछ नहीं है, 5 का कुछ नहीं, 7 का कुछ नहीं, तो टोटल करके 720 में आंसर लिख दिया उसने, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा रिटर्न में उसकी वीडियो आपको दूंगा, ठीक। जैसे इसके बाद का अगला समझ लो, अगला और समझो, देखो 7, 17 है, 23 है और 29 है। अब 17 का तो खुद 17 ही से जाएगा। अब ये संख्याएं ऐसी हैं, नंबर हैं कि इनके खुद से ही खुद जाता है, इनका भाग खुद से ही खुद का जाता है, ठीक। और अब देखो 17 का 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। अब इसमें कॉमन कौन हो गया, तीनों में एक कॉमन हो गया ना, तो कॉमन एक हो गया तो इसका डायरेक्ट ले लिया आपने, इसमें से किसी करना नहीं पड़ा। अब LCM का लोगे आप किसका, LCM निकालने के लिए, तो LCM में उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनका एक एक का अगर गुणा करेंगे भी तो कोई मतलब है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको बाकी के आपको सवाल करके बताना है। अब आता है आपका 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। चलिए इसको करने के अपन यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ है कि HCF आपको दिया है 306, 557, ठीक है, बराबर में 9 दिया है। LCM ये दिया है, ज्ञात कीजिए। अब अपन को ज्ञात करना है तो अपन को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपन को दिया है पहले तो वो लिखना है सबसे पहले। अगर आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ का सवाल करने वाले हो पेपर, तो आपको सबसे पहले सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो दिया है वो आपको वहाँ पर लिखना है कि क्या क्या दिया है, जिससे क्या होता है सवाल की लेंथ बढ़ जाती है और जो एग्जामिनर होता है और अपन जो सवाल कर रहे होते हैं दोनों को समझ में आ जाता है कि सवाल में मतलब कॉपी पर चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद ज्ञात क्या करना है अपन को कि LCM, ये इसका LCM करना है अपन को, 306 और 557 का LCM ज्ञात करना है। अब तो LCM इंटू HCF, ठीक, और बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, जो अपन ने अभी सबसे पहले देखा था, यही फॉर्मूला था। तो LCM इंटू HCF, तो LCM कौन है, तो LCM कौन है बताओ, LCM है नहीं। तो अब यहाँ जो मानते हैं कि बराबर में जो माना है ना, वो माना है जो बराबर में है वो HCF है, ठीक है, क्योंकि HCF हमेशा थोड़ा सा छोटा हो सकता है और LCM मतलब कि बड़ी संख्या, ठीक। तो ऐसा अपन कर सकते हैं काम। अब आता है आपकी बारी, तो यहाँ लिखा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। अब LCM इंटू 9, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657, तो 306 और 657 यहाँ कर दिया। अब ये LCM था तो LCM HCF था तो इसको HCF को क्या करा, इसके बटे में, क्योंकि आपको पता गुणा में संख्या होती है वो नीचे भाग में आ जाती है, तो ये भाग में आ गई ये संख्या है, ठीक। ये आपका ये बन गया। अब आपको बराबर में LCM और आपने इसको काट दिया, किससे कैसे काटा आपने, कितने बार कट गया, ये बार कट गया आपका 3 बार, 27 हो गया, ठीक है, 3 बचे और ये होगा 36,
तो 9 चौको 36, 34 बार कट गया। अब 34 का मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया, 657 में कर दिया, तो आपका यहाँ इस टाइप से एलसीएम आ गया। तो आपका याद रखना है इसकी ट्रिक क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या है आपका, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। आपको दिख रहा है कि दो संख्याओं का अगर यहाँ पर गुणनफल पूछ रहा है, मतलब LCM पूछ रहा है। अब इस सवाल में आपको कैसे पता चला, आप पूछोगे कि यहाँ पर 9 है उसको SCF माना है, क्योंकि जब आप बहुत सारे सवाल कर चुकोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर जो सवाल देने के बाद, ठीक है, सवाल देने के बाद यहाँ पर जो दिया होता है वो SCF है कि LCM, वो इससे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है SCF और ये दिया है सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है क्या है, LCM हो सकता है, ठीक है। फिर मगर यहाँ पर क्या दिया है कि LCM और यहाँ पर सवाल, यहाँ पर बराबर में क्यों कुछ नहीं दिया, अगर LCM होता तो यहाँ पर कुछ भी होता ना बराबर में, SCF है वो, इसलिए उन्हें वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और संख्याएं तो दोनों में एक सी होंगी, क्योंकि LCM और SCF कब निकलता है, तब एक सी संख्याएँ आती हैं, तब आप उसका गुणनफल निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते गुणनफल तो, ठीक है। चलिए अगर अब चलते हैं अपन, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो पिछली बार भी शायद एग्ज़ाम में आया था, और जो अभ्यास वाला जो प्रश्न पत्र आए थे वो उनमें तो ज़रूर आया था, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब आपको ये संख्या क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए अपन यहाँ पर जानने का, इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। यदि कोई संख्या के अंक 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान लो यहाँ पर 10 समाप्त होती है, तो वह 1 0 से विभाजित होती, मतलब 10 से कैसी हो जाएगी, विभाजित होती है। यह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या लास्ट में 0 और 1 है तो वो 10 से तो विभाजित हो ही जाएगी, और 2 से भी विभाजित हो जाएगी, और यहाँ पर 5 से भी विभाजित हो जाएगी। इसकी 10 संख्याएं हैं आपकी, 10 नंबर हैं, और 2 × 5 कर दिया उसने, तो 6n, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पावर है ना, घात है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 6 की घात, 6 के गुणनखंड कितने हैं, 6 के गुणनखंड यही हो जाएंगे 3, करके देखो, लो कितना हो गया 3, फिर 3 कितना हो गया 3 × 2, तो ये हो गया 5 नहीं आएगा गुणनखंड में, 6 का गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। 6n वाली संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, तो क्या नहीं होगी, 6 अगर 6 की कोई घात संख्या होगी तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन 6n जब दिया है तो 6n के अंदर क्या बनेगा गुणनखंड, 6 का गुणनखंड तो सिर्फ यही बनेगा 2 × 3, इसके अलावा कोई और बन सकता है, कोई बन ही नहीं सकता। 2 × 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं बन सकता, क्योंकि संख्या कितनी है, संख्या ही 6 है, तो कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है कि 6n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, मतलब कि वो अगर कोई उसकी 6 की पावर अगर कुछ है तो कोई संख्या के 0 पर समाप्त हो जाएगी, मतलब कि वो संख्या मतलब कि वो संख्या शून्य हो सकती है क्या, तो होगी नहीं, क्योंकि उसका गुणनखंड तो अगर गुणनखंड अगर 2 × 0 कर दो तो फिर वो ज़रूर 0 हो जाएगी, ठीक है। या फिर और कुछ होता तो 0 होती, मगर वो 0 पर समाप्त क्यों होगी, क्योंकि उसका गुणनखंड कितना है, 2 × 3 आ रहा है, 3 दूनी कितना हो गया, ये 6 ही हो गया, तो ऐसे समाप्त तो होने वाली नहीं है वो 0 पे, तो ये तो यहाँ पर विभाजित नहीं होगी। फिर उसने यहाँ पर कंडीशन बता दी कि 6n के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये हैं, और ये अब उसने ये भी बता दी फिर के, ठीक है 6n है, ठीक है 6n है, तो वो किसका डिवाइड करेगा 2 × 3 का, और 6n है वो उसमें 5 नहीं आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित भी नहीं होगी। मगर अगर पीछे 0 आ जाता है तो वो ज़रूर 2 से भी विभाजित हो जाती है और 5 से भी विभाजित हो जाती है। मगर अगर कोई संख्या के ऊपर कुछ नहीं है, 6n के पावर है, तो उसके अंदर वो 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः ये कैसी है, आधारभूत प्रमेय। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट सवाल, एक ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन दोनों क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ये जो दिया है उसने ये कहा है कि भाज्य संख्याएँ क्यों हैं, ये आपको ये साबित करके बताना है कि क्यों है भाज्य संख्याएँ। तो कैसे साबित कर सकते हैं अपन, तो साबित तो अपन ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये सवाल दिया है तो यहाँ पर लिखा सबसे पहले कि 13, अब इनमें से देखो, इनमें से
गुणनखंड वाले यहाँ पर लिख दिए उसने, और यहाँ से क्या करा, 13 13 2 थे ना, तो एक कॉमन ले लिया, तो एक 13 कॉमन यहाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक 11 लिख ही दिए और 7 भी लिख दिए, कॉमन ले लिए। सबसे पहले कॉमन लेना है, फिर क्या करना है आपको, 13 मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इनके 78 हो जाएंगे, तो ये 78 लिख दिया। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले तो 13 लिखा था, अब 78 को अगर आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 1014। अब 1014 6 और 13 से सभी विभाजित हो सकती हैं, 13 से और 6 से, 13 और 6 से भी विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। और तो 1014 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें एक और स्वयं का और अलावा का भाग चला जाता है, ठीक है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एक स्वयं और अलावा का भाग चला गया तो आपकी ये भाज्य संख्याएं हो गई। अब ये आपकी जैसे कि 13 है, तो 13 में किसका भाग जाएगा, या तो स्वयं का ही भाग जाएगा, ठीक है, या फिर किसका जाएगा, 13 का, ठीक। उसके बाद 6 है, तो 6 में किसका भाग जाएगा, या तो 2 का चला जाएगा, या 3 का, या फिर खुद 6 का, तो अलावा भी हो गया 6 3, ठीक। या फिर अब 1014 भी हो गई, तो ये इसको ऐसे तोड़ना पड़ा, तो 1014 6 और 13 से विभाजित हो सकती है, इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य। मतलब आपको ये बताना था कि ये उसने पूछा है कि ये भाज्य है तो है क्यों। इस सवाल में क्या करोगे आप, इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 को यहीं रखे रहने देना, और अब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5040 आ जाएगा। अब जब इसमें 5 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 5045 हो जाएगा। अब 5045 का आपको क्या करना है, मतलब कि गुणनखंड करना है, ठीक है। 5045 का आपको गुणनखंड के करके बताना है कौन सा है, तो आपने 5 से जाएगा, ये आपको पता है, तो 5 एकम 5, ये वाली 0 यहीं 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसमें भाग करना है, अब आपको 45 में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, कब होगा भाग, जब एक 0 और लग जाएगी। ये आप करके देखना, ये आपका सवाल है, ठीक है। भाग का सवाल होता है कि अगर जब एक अंक को उतारते हैं, एक अंक में भाग नहीं जाता है, तो दूसरा अंक लेने के लिए आपको 0 लगाना पड़ती है, तो 0 लगा दिया। अब अपन ने क्या किया, 5 का इसमें 45 में भाग, तो कितने बार, 9 बार चला जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने बन गए, इसके गुणनखंड बन गए 5 इंटू 1009, ये बन गया। तो बस आपको ये इस टाइप से बन गया, तो अब ये बन गया, तो 5 और 1009 से भी विभाजित हो सकती है, था ये संख्या है, ठीक है। तो ये अलावा वाली संख्याएं हो गई हैं, ठीक है, एक से आएंगी, अंदर से जाएंगी और अलग से और चली जाएंगी, ठीक। इस प्रकार ये सवाल इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपने यहाँ PDF में देखा है तो आप देख लीजिए, LCM निकालना है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से ये वाले जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, किसके, ये आपके 1.1 के जो सवाल हैं आपके, वो यहाँ पर एंड होते हैं। अब अपन कल करेंगे, मिलेंगे तो 1.2 के इंपॉर्टेंट सवालों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आपको बताएं स्टूडेंट, आपने जो अभी तक ये पूरे सवाल पढ़े, आपको कैसा लगा है, आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि बोर्ड पे समझाना है या फिर PDF के माध्यम से आपको सही रहेगा। अपने दोस्तों के साथ ऐसे भेजते रहिए, दोस्तों को सेंड करिए। और अभी यहाँ पर मैथ के कुछ सब्जेक्ट सवाल बताए जा रहे हैं, उसके अभी आपको सब सब्जेक्टों का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताए जाएंगे। तो आप इस चैनल को पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।